हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ओपन बुक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग गाइडलाइंस रिलीज हो चुकी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसा कि आपको इस दौरान दिख रहा होगा, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। तो हम नोटिफिकेशन वाले जब सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा गाइडलाइंस फॉर दी ओपन बुक एग्जामिनेशन OBE सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 एग्जाम यूजिंग OBE पोर्टल थर्ड सेमेस्टर और आपका 5 और आपका 7 सेमेस्टर इसेंशियल रिपीट हैं जो स्टूडेंट हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के इंप्रूवमेंट केसेस के जो स्टूडेंट हैं या हमारे जो एक्स स्टूडेंट हैं सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए और सभी प्रोग्राम के लिए और इंक्लूड है हमारे रेगुलर और NCVEB और SOL के स्टूडेंट, उनके लिए गाइडलाइंस रिलीज हो चुके हैं। तो हम चलिए देख लेते हैं आखिरकार इस गाइडलाइंस में क्या लिखा है। तो जानेंगे गाइडलाइंस को रफ्तार और विस्तार के साथ। थोड़ा लंबा नोटिफिकेशन है तो चलिए जान लेते हैं। तो हमने इसे डाउनलोड पहले से ही कर लिया है, ठीक है। तो हमने डाउनलोड कर लिया है, ये है आपका PDF। इस लिंक पे जैसे कि आप दबाओगे और इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। और ये जो हमारा नोटिफिकेशन है ये क्या है, तो देखिएगा इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो यही लिखा हुआ है, गाइडलाइंस फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये दिशा निर्देश रिलीज हो चुके हैं। और इसमें सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो रहे हैं दिसंबर 2020 में, ओपन बुक एग्जाम थर्ड सेमेस्टर के और हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के और हमारा 7th सेमेस्टर के, ठीक है। जिनके 5 साल के कोर्स हैं उन्हें 7th सेमेस्टर उन पर लागू होता है। और यहाँ पर कह रहे हैं जिनकी ER वगैरह जो देना चाह रहे हैं स्टूडेंट, जो इंप्रूवमेंट देना चाह रहे हैं और जो एक्स स्टूडेंट हैं जो वो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर का दे सकते हैं और फिफ्थ सेमेस्टर का दे सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और NCVEB के सभी कोर्सेज पे और NCVEB के UG कोर्स और SOL के UG कोर्स पे और एंड हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट हैं कॉलेज के, उन सभी पर ये जो दिशा निर्देश हैं गाइडलाइंस ओपन बुक एग्जाम की लागू होंगी। देखिएगा SOL के रिगार्डिंग मैं आपको बच्चों बता दूं, देखिएगा आपको भी पता है और सभी को पता है कि SOL के एग्ज़ाम देखा जाए तो अभी नहीं होने चाहिए क्योंकि रिज़ल्ट इनका इतना लेट आया है, इन्हें थोड़ा बहुत भी समय आपको नहीं मिला है। लेकिन क्या करें, हमें इनके नियमों के आगे हो सकता है झुकना पड़ जाए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या गाइडलाइंस रिलीज़ करेंगे, कहीं ना कहीं कोर्ट वगैरह भी अपना डिसीजन जजमेंट देगा इसके रिगार्डिंग। इतना इनजस्टिस तो नहीं होना चाहिए वैसे SOL वालों के साथ, क्योंकि अभी तक रिजल्ट भी नहीं आया है और रिजल्ट जिनका आ चुका है तो देखिएगा मान लीजिएगा अगर आप एडमिशन भी ले लेते हो तो इतनी जल्दी आप किस तरह से मतलब कि तैयारी कर लोगे अपनी, तो कह नहीं सकते। खैर छोड़िएगा। और SOL वाले बच्चे भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप अब इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपका एग्ज़ाम आप यूं ही मन में सोच लो कि हमें एग्ज़ाम नहीं देना है, तो सही नहीं होगा। आप भी इसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा अपने मित्रों के साथ, अपने जो आपके स्टूडेंटों ने जिन्होंने पास आउट कर ली है उनसे आप अपनी हेल्प ले लीजिएगा। और उनसे आप हेल्प ले सकते हो, जो आपके रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो आपके फ्रेंड वगैरह, उनसे आप हेल्प ले लीजिएगा तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। तो चलिए ये NCVEB और SOL और रेगुलर सभी स्टूडेंटों पे लागू होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये जो हम यहाँ पर फर्स्ट गाइडलाइंस का फर्स्ट नोटिस है, यहाँ पर ये पहला पॉइंट लिखते हैं कि जो नोटिफिकेशन है हमारा 23 अक्टूबर और 26 अक्टूबर और आपका 31 अक्टूबर के रिगार्डिंग कंटिन्यू है, ठीक है जी। ये पहले नोटिफिकेशन आपके इस तारीख को आए, तो उसके बाद ये वाला नोटिफिकेशन है, ठीक है, 18 नवंबर का, ठीक है। मैंने डेट आपको पहले ही बता दी है, ये नोटिफिकेशन आपका 18 नवंबर का है, ठीक है जी। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखते हैं, सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के और आपके फिफ्थ सेमेस्टर और आपका 7th सेमेस्टर के, ठीक है। और जो हमारे ER वाले बच्चे हैं, जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के और जो इंप्रूवमेंट केसेस के हैं या एक्स स्टूडेंट हैं, उनके एग्जाम होने जा रहे हैं कब से जी, आपके 12 दिसंबर 2020 से, ठीक है जी। SOL वाले और NCVEB वाले और रेगुलर वाले 12 दिसंबर 2020 से आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। इसको लेकर पहले ही नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 23 अक्टूबर को। तो देखिएगा यहाँ पर आगे ही लिखते हैं कि 26/10/2020 को हमने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया था। आगे लिखते हैं 23 तारीख को करा था छोटा सा, फिर 26 को करा था बड़ा काफ़ी। और इसको लेकर जो है टेंटेटिव डेट शीट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले ही रिलीज़ कर दी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। अगर आपने अपनी टेंटेटिव डेट शीट नहीं देखी है और आपके पास लिंक वगैरह नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हो। हमारी वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आई बटन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो 5 नवंबर 2020 को आपको डेट शीट टेंटेटिव रिलीज़ कर दी थी, ठीक है। टेंटेटिव डेट शीट जो है अभी आई है, फाइनल डेट शीट का आपको इंतजार करना है। टेंटेटिव का मतलब अस्थायी है और यही स्थायी हो जाती है। इसमें अगर कुछ चेंज वगैरह होते हैं तो आपके सजेशन के लिए थोड़ा रखी जाती है डेट शीट।
तो अगर आपका कोई सजेशन वगैरह है तो इसमें कह रखे हैं, तो फाइनल डेट शीट आने से पहले पहले आप अपने कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को, स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करवा सकते हो सजेशन डेट शीट के रिगार्डिंग। चलिए ठीक है, तो देखिएगा डेट शीट आप अपनी देख लीजिएगा टेंटेटिव, और वही डेट शीट हमारी फाइनल हो जाती है, ज़्यादातर अक्सर यही होता है। ठीक है जी, थोड़ा बहुत ही चेंज हो सकता है। थर्ड पॉइंट में यहाँ लिखते हैं कि जो हमारे एक्स स्टूडेंट हैं जो ईआर देना चाह रहे हैं, उन स्टूडेंटों को ये आपको अप्लाई करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है परफॉर्मेंस, यहाँ पर दे रखी है। तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं जो हमारे एक्स स्टूडेंट हैं उनको भी यही डेट शीट फॉलो करनी है। ठीक है जी, जो हमारे एक्स स्टूडेंट हैं, एक्स स्टूडेंट जो वह स्टूडेंट कहलाते हैं जो मान लीजिएगा थर्ड ईयर पास आउट हो जाते हैं, या मान लीजिएगा बैचलर कर ली लेकिन उनकी एक आध में बैक वगैरह आई पड़ी है, तो वो एक्स स्टूडेंट ही कहलाते हैं। ठीक है जी, और जैसे मान लीजिएगा आपके फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट है, अब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, और सॉरी मैंने फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है कह दिया। फर्स्ट मान लीजिएगा अब इस दौरान आप थर्ड ईयर में हो और आप सेकंड ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, क्योंकि आपकी ईआर आई थी सेकंड ईयर में, तो आप सेकंड ईयर के एक्स स्टूडेंट कहलाओगे। ठीक है जी, और देखिएगा फर्स्ट पॉइंट में आपको समझ में आ गया होगा कि आपको भी वही डेट शीट फॉलो करनी है। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे ये कहते हैं कि जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिनकी ईआर आई है, तो उनको भी देखिएगा यही डेट शीट फॉलो करनी है। जिनकी ईआर आई है फाइनल ईयर के स्टूडेंटों की, तो उनको अपने 5th सेमेस्टर के साथ ही अपना एग्ज़ाम देना होगा, ईआर वाला भी। ठीक है जी, जो अभी पढ़ रहे हैं हमारे 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट, और उनको भी ईआर का एग्ज़ाम इसी दौरान अपना निकालना होगा। ठीक है, तो आगे ये लिखते हैं सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं जिनकी ईआर आई है रिजल्ट में सेकेंड ईयर के, तो उन्हें भी अपना ईआर वाला जो अपना एग्ज़ाम है वो इसी दौरान अपना ओपन बुक एग्ज़ाम अपनी इस डेट शीट के अनुसार देना होगा। ठीक है जी, और यहाँ पर 4 पॉइंट लिखते हैं कि जो हमारे द स्टूडेंट हुए पास इट द फाइनल ईयर। देखिएगा यहाँ पर कह रहे हैं जिन स्टूडेंटों ने पूरी तरह से फाइनल कर ली है अपनी अंडर ग्रेजुएट, और ठीक है फाइनल शब्द यहाँ पर कहना सही नहीं होगा, हाँ फाइनल ईयर वैसे लिखा भी है। ठीक है, और फाइनल ईयर जो हमारा जिन्होंने फाइनल कर ली है उन्होंने अपना एग्जामिनेशन मान लीजिएगा 2020 में उन्होंने मतलब कि फ़ाइनल किया है, और तो यहाँ पर ही कह रहे हैं वो अगर अपीयर होना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए, अगर वो डिससेटिस्फाई हैं अपने किसी मार्क्स से और अच्छे मार्क्स नहीं है, तो अपने वो इस दौरान केवल 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है जी, 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। अगर आपके 5th सेमेस्टर में कुछ आपको दिक्कत लग रही है तो 5th सेमेस्टर के जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके आप इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम इस दौरान दे सकते हो। ठीक है जी, और यहाँ पे आगे लिखा है डेट शीट में जितने रूल वगैरह हैं उनके अकॉर्डिंग आपको देना होगा। चलिए ठीक है, 5th पॉइंट यहाँ पर ये लिखते हैं द स्टूडेंट्स हु आर इन द फाइनल ईयर। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पर फाइनल ईयर के हैं और 5th सेमेस्टर के हैं वो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम जो है केवल 3rd सेमेस्टर का दे सकते हैं इस दौरान। ठीक है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट इस दौरान 3rd ईयर में है यानी कि 3rd ईयर के 5th सेमेस्टर में, वो केवल इस दौरान आपका इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इम्प्रूवमेंट का पेपर 3rd सेमेस्टर का, ओनली ऑन 3rd सेमेस्टर का। ठीक है जी, और आगे लिखते हैं ये जो स्टूडेंट इस दौरान 3rd सेमेस्टर कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं 3rd सेमेस्टर में, वो अपीयर हो सकते हैं कि उनसे आपके ओनली ऑन 1st सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। ठीक है, 1st सेमेस्टर के पेपर का आप केवल इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो, और जो हमारे 3rd ईयर वाले हैं वो केवल 3rd सेमेस्टर का ही इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। क्लियर जी, इतना यहाँ तक हो गया। 4 पॉइंट देखिएगा यहाँ पर ये कह रहे हैं ये ऑल स्टूडेंट मस्ट, तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग कह रहा है कि ये मान के चल रहा हूँ मैं भी कि आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया होगा। यदि आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करा है, एसओल के स्टूडेंट को एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करना होता है, उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है तो उसी में ही आ जाता है। लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं और एनसीवेब के जो स्टूडेंट हैं हमारी, तो उनको जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की आज तारीख मैं वीडियो बना रहा हूँ 18 नवंबर को, और इन्होंने जो है डेट अपनी बढ़ा दी थी, कल ही 17 नवंबर को डेट बढ़ाई थी, और आपकी लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की एक्सटेंड करी है इन्होंने 24 नवंबर। ठीक है, कल ही नोटिफिकेशन आया था, तो 24 नवंबर से पहले पहले आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए। अगर आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, अगर कुछ दिक्कत आ रही है, तो इसके रिगार्डिंग में हमने वीडियो बना रखी है। वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या आई बटन में भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है जी, आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर लीजिए, जो ज़रूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप इसे नहीं भरोगे तो आपके रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। इस बात को लेकर क्लियर कट नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर कहते हैं कि एडमिट कार्ड जो है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपके एग्जामिनेशन होने से पहले, ठीक है जी। और स्टूडेंट अपना डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे प्रिंट कर लीजिएगा और उस पर जो प्रोसीजर लिखे हुए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी को आपको वो फॉलो करने हैं, ठीक है। सिक्स पॉइंट में यहाँ पर कहते हैं स्टूडेंटों को कॉलेज और अपनी जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज इंस्टीट्यूट मतलब बात एक ही है, कॉलेज जो आपका कॉलेज है और जो हमारे इंस्टीट्यूट आपकी यानी कि एसओएल अथॉरिटी, तो जो एसओएल वाले हैं जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो उनको एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो हमारे जब एग्ज़ाम होंगे तो जब उन्हें कोई भी समस्या होगी तो उसके लिए आपके एसओएल के पोर्टल पे और आपके कॉलेज के पोर्टल पे जो है वहाँ पे ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर एसएमएस मतलब कि काफ़ी आपको दे दी जाएगी और आपको जो है उसके माध्यम से आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ आप ये आपके लिए लिखते हैं, ये देखिएगा इस वाले 6 पॉइंट में कि जो हमारे स्टूडेंट हैं आप ईमेल आईडी पे अपडेट रहिएगा, ठीक है, वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा, एसएमएस सर्विस का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कब कोई नोटिफिकेशन आ जाए आपके लिए या अब व्हाट्सएप पे जो लिंक वगैरह आ रहे हैं ऐप्स पे जो मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं आपके जो MS माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं इस दौरान स्टूडेंट, तो उन पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है जी। और जो हमारा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होगा वो स्टूडेंटों को शेयर कर दी जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है जी। और यहाँ पर देखिएगा ये 7 पॉइंट में लिखते हैं जो स्टूडेंट हैं, 7 पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो मेरे से आगे पीछे हो गया था। तो देखिएगा 7 पॉइंट जो है हमारा वही है दोस्तों कि कह रहे हैं कि जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो आपको कॉलेज और एसओएल की वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा एग्जामिनेशन के दौरान यदि आपको कोई दिक्कत होती है, ठीक है। और आप हमसे कांटेक्ट करना चाहो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी है। हमारा ईमेल आईडी है thanks2polity@gmail.com, ठीक है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिएगा ये था आपका 7 पॉइंट, ठीक है। 7 पॉइंट का मतलब आप समझ गए। 8वां पॉइंट है आपके लिए बहुत जरूरी, ठीक है। इसमें ही बार बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं तो आज इसे ध्यान से समझ लेना, ठीक है जी। 8वां पॉइंट कह रहा है कि आपको जब एग्जाम दोगे तो आपको कैसा पेपर यूज करना है, आपको कौन सी जानकारी लिखनी है फर्स्ट पेज पे, तो वो सारी चीजें, ठीक है, 8वें पॉइंट में। तो देखिएगा यहां पर कह रहे हैं कि आपको सभी स्टूडेंटों को आंसर लिखने के लिए A4 साइज का पेपर का यूज करना है। देखिएगा जरूरी नहीं कि भाई A4 साइज ही फिक्स होना चाहिए। A4 साइज की आपकी कॉपियां आती हैं, आपने देखी होंगी क्लासमेट वगैरह के, आपके रजिस्टर आते हैं 50 से 60 रुपए तक के आ जाता है, तो उसमें आप मेरे हिसाब से आपके सारे एग्जाम ही हो जाएंगे। तो A4 साइज का आप मेरे हिसाब से कॉपी खरीद लोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मुकाबले पेज वगैरह होते हैं तो वो क्योंकि फ़ोटो खींच के फिर आपको अपलोड करने पड़ते हैं, वो बिखरे पड़े रहते हैं पेज, तो उन्हें एक सेट लगाने में फिर दिक्कत होती है। इसलिए मेरे हिसाब से आप कॉपी खरीद लो A4 साइज पेज की, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है जी। और वो आपकी ऊपर मर्जी है कि आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहो तो A4 साइज के आपको पेपर खरीदने हैं। अगर आपकी जरूरी नहीं कि जरूरी, कहने का मतलब ये है जरूरी कि भाई A4 साइज ही होना चाहिए, आप बिल्कुल 1-1 इंच नाप के देख रहे हो अपनी कॉपी A4 साइज से, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब लगभग थोड़ा बहुत चल जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो है आगे कह रहे हैं कि आपको हर पेज पे अपना पेज नंबर लिखना है, ठीक है जी। जो आपका मान लीजिएगा आपका एक पेपर है, एक पेपर आपका मान लीजिएगा आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन का आपका पेपर है, इंग्लिश AECC का, तो आप जो है इंग्लिश ACC का जो आपका लास्ट आंसर है आपके पेपर का, वहाँ तक आपको अपना पेज नंबर लिखते जाना है और उसकी एक PDF आपको बनानी है, ठीक है जी। आगे मैं आपको बताता हूँ और स्टूडेंटों को ये डिटेल फॉलो करनी है। कहाँ पर जी? आपको फर्स्ट पेज पे, ठीक है। आपको फर्स्ट पेज पे जो है ये जो आपके पेपर का जो फर्स्ट पेज होगा, जब आप आंसर लिखोगे तो आपको फर्स्ट पेज पे डिटेल अपनी फिल करनी है और हर पेपर पे आपका क्या होना चाहिए जी? पेज नंबर होना चाहिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है फर्स्ट पेज पे क्या होना चाहिए? डेट आपको लिखनी है और टाइम लिखना है एग्जामिनेशन का, ठीक है जी। डेट का फॉर्मेट लिखने का DD MM और YYY में आपको लिखना है, ठीक है जी। और आपको टाइम लिखना है जिस भी टाइम आप अपना एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। और B कह रहे हैं, ये B ऑप्शन है यहाँ पर, एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है, ठीक है। कॉलेज का रोल नंबर नहीं लिखना। जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं आपको पता होगा आपका एक कॉलेज का रोल नंबर होता है, यहाँ पर आपका कॉलेज के रोल नंबर से कोई संबंध नहीं होता है, आपको यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है। C सेक्शन में कह रहे हैं, C पॉइंट में नेम ऑफ द प्रोग्राम, आप कौन से प्रोग्राम से आप
ठीक है। आप बीए से हो तो बीए लिख दीजिएगा, बीकॉम लिख दीजिएगा, सिंपल। सेमेस्टर कह रहे हैं अगला डी ऑप्शन, देखिएगा इसी तरह से लिखने हैं, आप इसे अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिएगा अभी फिलहाल के लिए। ए बी सी डी इस तरह से ही आपको नंबर डाल लेने हैं अपने ए बी सी डी, और इन्हें मेरे हिसाब से इन्हें आगे पीछे भी मत करिएगा, जैसे ही कह रहे हैं ऐसे ही कर लेना तो अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा, ठीक है जी। और ई कह रहे हैं यूपीसी यूनिक पेपर कोड होता है, यदि आपको यूनिक पेपर कोड नहीं पता है तो यदि आप एसओल के स्टूडेंट हो तो आपके जो आपको वो मिलती है स्लिप, उसमें मिल जाएगा आपका यूनिक पेपर कोड। और जो हमारे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हैं एनसीवेब को, आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे लॉगिन करिएगा, और जो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कराए आपको उसमें भी यूनिक पेपर कोड देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप अपना यूनिक पेपर कोड पहले से ही लिख कर रख लीजिएगा। वैसे क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी आता है लिखा हुआ टाइटल ऑफ दी पेपर, ठीक है जी। पेपर का आपका नाम क्या है वो यहाँ पर भरना है, जो पेपर पे लिखा हुआ आता है आपके पेपर का नाम, जैसे मान लीजिएगा हिंदी एमआईएल में जो स्टूडेंट होते हैं उनका लिखा आता है हिंदी गद्य और उद्भव और विकास। चलिए, तो इसी तरह से आपको अपना टाइटल लिखना है पेपर का। यहाँ पर आप अपने कॉलेज का नाम लिखोगे, इंस्टीट्यूट का लिखोगे। अगर आप मान लीजिएगा एसओएल के स्टूडेंट हो तो आपको स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लिखना है, ठीक है जी। आप इंस्टीट्यूट से, आपका कोई कॉलेज नहीं है। और ईमेल आईडी लिखनी है आपको अपनी, यहाँ पर जो भी आपकी ऑथेंटिक ईमेल आईडी है जो आपने प्रोवाइड करवा रखी है अपनी। और आपको यहाँ पर अपना नंबर, सबसे एंड में आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है जी। याद रहेगा आपको डेट ऑफ डे, ठीक है, जिस दिन एग्जाम दे रहे हो, टाइम और एग्जामिनेशन रोल नंबर, आपका जो कोर्स क्या है वो आपको लिखना है, प्रोग्राम मतलब आपका सेमेस्टर, और यूनिक पेपर कोड, टाइटल ऑफ द पेपर एंड द आपका कॉलेज का नाम एंड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है जी। आपको ये भरना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कहीं भी आपका नाम भरने का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर आपको कहीं आप अपना नाम वगैरह नहीं भरना है। एग्जामिनेशन रोल नंबर को बड़े ध्यानपूर्वक भरना है, ठीक है जी। आपको यहाँ पर कहीं भी अपना नाम नहीं भरना है, क्योंकि नाम का ऑप्शन नहीं आया है। अगर आप भर भी दोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है जी। तो नाम भरने का कहीं ऑप्शन नहीं आया है। जैसा कि देख सकते हो, प्रोग्राम भरने का ऑप्शन है कि आपका प्रोग्राम कौन सा सेमेस्टर है, टाइटल ऑफ द पेपर है, आपके कॉलेज का नाम भरना है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आपको अपना नाम भर देना है, ऐसी बात नहीं है कि जरूरी नहीं कि भरने के लिए मना करा है तो भरना ही नहीं है, सिक्योरिटी इतनी हाई वगैरह नहीं होती। चलिए ठीक है। 9वां पॉइंट यहाँ पर कहते हैं कि 9वें पॉइंट में यहाँ पर कहते हैं कि आपको जो ड्यूरेशन है वो कितनी मिलेगी। तो देखिएगा, आपकी जो समय अवधि है वो 4 घंटे मिलेगी मैक्सिमम। 3 घंटे आपको क्वेश्चन पेपर मतलब कि हल करने का मिलेगा, अपने आंसर लिखिएगा, और 1 घंटे आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं आपको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। क्वेश्चन आपका पीडीएफ बनाओगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा। पीडीएफ बनानी सीख लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ नहीं बनानी आता तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। और वीडियो क्या प्रोवाइड करवाऊँ, वीडियो पीडीएफ बनाने के लिए पहले से मैंने प्रोवाइड करवा रखी है इस चैनल में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ध्यान रखना है, देखो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप ऐसा मत सोचना है कि मैक्सिमम आपको 4 घंटे हैं तो 4 घंटे में आपको 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर करना है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, ऑनलाइन में टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़े अच्छे हो, पीडीएफ अच्छी बना लेते हो, आराम से बना लेते हो, और आप डाउनलोडिंग और अपलोडिंग सही तरह से कर लोगे, ठीक है जी, आपको अनुभव है, तो आप इस काम को तो मात्र और मात्र मैं रियली बताऊं आप 25 से 30 मिनट में भी कर सकते हो। आप फिर 3.5 घंटे भी समय ले सकते हो एग्जाम करने का, ठीक है जी। यानी कि जिनकी ठीक है स्पीड वगैरह, अपलोडिंग डाउनलोडिंग टेक्नोलॉजी में ठीक ठाक हैं जो बच्चे, तो देखिएगा। लेकिन इससे पहले आपको मॉक टेस्ट आप दे दीजिएगा। मॉक टेस्ट में क्या है, ट्रायल आपका हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा पहले, ठीक है। फाइनल पेपर देने से पहले आप अपना ट्रायल कर लेना मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी, मतलब कि आप अगर देना चाहो तो दे दीजिएगा, अनिवार्य नहीं होते। मतलब कि उसमें आपको चेक करना है ना कि भाई आपकी कहीं गलती होगी तो वो आपको पता लग जाएगा। मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। और 9वें का दूसरा पॉइंट है, यानी कि 9वें का जो सेकंड पैरा है, यहाँ पर लिखते हैं कि जो एग्जामिनेशन जो है हमारा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाएगा ओपन बुक एग्जाम करने के लिए, जिनको टाइम मिलेगा 6 घंटे का, ठीक है, क्योंकि वो दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें लिख रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये सभी के लिए है। और यहाँ पर देखो क्या है, कह रहा है जो स्टूडेंट मान लीजिएगा किसी कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी या अदर किसी रीज़न के कारण या टेक्निकल रीज़न के कारण स्टूडेंट मतलब कि अपना नहीं कर पाते हैं, अपलोड नहीं कर पाते हैं, और मतलब कि जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड करा गया है उसके अंदर अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो टीचर बच्चों को बताया जा रहा है, मतलब कि आपको बताया जा रहा है कि आपको एक उन्हें सबूत बताना होगा, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा कि भाई आप अपना जो आंसर है वो अपने सही समय पे अपलोड क्यों नहीं कर पाए अपनी आंसर सीट।
तो जब आप अपना देखिएगा, मान लीजिएगा, पहले सुन लीजिएगा, मतलब कि थोड़ा ध्यान से, फिर मैं आपको बता दूंगा पूरा क्या है। मान लीजिएगा आप अपलोड नहीं कर पाए किसी कारणवश, आप लेट हो जाते हो, तो आप 60 मिनट तक लेट हो सकते हो, इतना मतलब कि एक्सेप्ट कर लेगी डेली यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, 60 मिनट तक यहाँ पर दे रखा है कि आप डेली मतलब कि मैक्सिमम टाइम लेट होने का 60 मिनट है, 1 घंटा तक आप लेट मान जा सकते हो। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा लेट हो तो जो हमारे रिव्यू कमेटी है डेली यूनिवर्सिटी की, वो आपकी रिव्यू करेगी। रिव्यू अगर 60 मिनट से भी ज़्यादा हो जाते हैं, मान लीजिए 4 घंटे आपके वो ऊपर, 1 घंटा आपका वह है, ठीक है, और 4 घंटे तो आपको मिले पड़े, और 60 मिनट कह रहा है कि 60 मिनट आपके मैक्सिमम डिले हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन आपका हट जाएगा, आप अपनी आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा सबसे नीचे, फिर मतलब कि हर कॉलम में रिव्यू कमेटी, क्योंकि आप अपने टाइम में नहीं कर पाए। रिव्यू कमेटी पे जब आप क्लिक करोगे रिव्यू के लिए, तो आपका जो वो ऑप्शन है डायरेक्ट रिव्यू कमेटी तक चला जाएगा, और फिर वो आपको वहाँ पे रीज़न भरना है, और जब रीज़न भरोगे फिर आपको वो टाइम देंगे, उस टाइम में फिर आपको तुरंत अपनी आंसर शीट अपलोड करनी है। ठीक है, तो सोच समझ के, इम्पोर्टेंट इसलिए ही लिखा है डेली यूनिवर्सिटी ने, तो सोच समझ के आपको अपना आंसर शीट तुरंत अपलोड करनी है अपने समय के भीतर भीतर। ठीक है जी, और यहाँ पर कहते हैं कि स्टूडेंट टू मेंशन द टाइम सबमिशन ऑफ आंसर शीट। यहाँ पर टाइम की बात कर रहे हैं कि टाइम आपको सबमिशन करना है कि आंसर शीट के ऊपर, और वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है सारा कुछ कि आपने मतलब कि कितने बजे आपने अपलोड करा है, कितने बजे डाउनलोड करा है। तो ऐसे ही आप मत सोचना ज़्यादा इसके बारे में, तो आप अपना टाइम जो है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना कि आपका टाइम क्या है जो है, क्योंकि सिस्टम में फिर दिक्कत ना बने, और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है जी, अगर डिले होगा तो आपको सबमिशन मतलब कि आपका टाइम बढ़ाया जाएगा, और टाइम बढ़ाया नहीं जाएगा, मतलब आपको टाइम दिया जाएगा कि अब भाई अब अपलोड कर दो। ठीक है जी, आपको रिव्यू कमेटी के द्वारा आपका टाइम बढ़ा दिया जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। पर रिव्यू कमेटी के लिए आपको पहले मतलब कि बटन पे क्लिक करना होगा, आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सिंपल सा देखने के लिए रिव्यू का। ठीक है जी, नंबर 10वां ऑप्शन, नंबर 10वां कहते हैं, नंबर 10वां ऑप्शन कह रहा हूँ, नंबर 10वां जो हमारा पैराग्राफ है उसमें लिखते हैं कि स्टूडेंट मस्ट बी सबमिट अंडरटेकिंग। देखिएगा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको एक अंडरटेकिंग पे टिक करना होगा, उसे पढ़ लेनी है आपको, पूरी पढ़ लेना वरना मैं आपको बता देता हूँ। उसमें देखिएगा बस इतना ही लिखा होगा कि मेरे द्वारा जो आंसर शीट वगैरह दी जा रही है वो मेरी ही है, मैंने ही मतलब कि बनाई है, उस तरह का परफॉर्मा सा होता है उसमें, मेरी सत्यनिष्ठा से मैं अपना पेपर कर रहा हूँ, खुद से कर रहा हूँ, तो इस तरह की उसमें डिटेल्स लिखी होती है, आपको टिक करनी है। ठीक है जी, एक फॉर्मेलिटीज मान सकते हो। तो मतलब कि कोई मैं अनफेयर नहीं कर रहा हूँ, और ये चीज़ों का एक बटन होता है उस पर आपको दबा देना है, और फिर आपको क्या करना है, ये आपको जब करने के लिए मिलेगा, पीडीएफ अपलोड करने से पहले आपको अंडरटेकिंग पे क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, कि मैंने सारी अंडरटेकिंग पढ़ ली है। ठीक है, आपको एक परफॉर्मा पे आपको क्लिक करना पड़ता है, और डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड जब कर लोगे अपने क्वेश्चन पेपर को, तो उसके बाद आपको जब आंसर शीट अपलोड करते हो उससे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा। 11वां देखिएगा, 11वें पैराग्राफ में यहाँ पर लिखते हैं गाइडलाइंस में, ये स्टूडेंट शुड बी अपीयर इन एग्जामिनेशन एज पर फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म। देखिएगा जिन स्टूडेंटों ने, जो एसओएल के स्टूडेंट हैं, वो आपने अपना एग्जामिनेशन के दौरान अपना फिल कर ही लिया होगा कि आप अपना एग्जाम कौन से मोड पे सिलेक्ट करना चाहते हो। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहे हैं जो हमारे स्टूडेंटों ने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में फिजिकल मोड सिलेक्ट करा था या अपना रिमोट मोड सिलेक्ट करा था, रिमोट मोड को हम ऑनलाइन मोड कह सकते हैं देसी भाषा में। ठीक है जी, मतलब कि रिमोट मोड को ही हम आईसीटी बेस्ड फैसिलिटी कहते हैं, डायरेक्टली लिखते नहीं है, खैर कोई नहीं। तो रिमोट मोड और आपका फिजिकल मोड, आपने इसमें से कोई एक सिलेक्ट करा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अगर मान लीजिएगा जो स्टूडेंट ने ऑप्शन सिलेक्ट करा है फिजिकल मोड, तो फिजिकल मोड आपको कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड होगा, यानी कि कॉलेज में आपको जाना है, वो आपका एग्जामिनेशन अपॉइंट करेगी। ठीक है जी, और राइटिंग अपना मतलब कि चूज करना है। और रिमोट मोड जो है आपके घर से होगा, यानी कि आप अपने भारत के किसी भी हिस्से में बैठ के मतलब कि एग्जाम दे सकते हो, सिंपल। तो यहाँ पर आगे ही लिखते हैं, और जब आप अपने मतलब कि ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करोगे, यानी कि फिजिकल मोड सेलेक्ट करोगे, तो आपके कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के नियम कानूनों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, कोविड-19 के दिशा निर्देशों को, कि ठीक है वहाँ पे आप कॉलेज में जाओगे, बहुत सारी वो हैं। चलिए ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पर अब है आपकी बेसिक जानकारी कि जो स्टूडेंट ऑनलाइन मोड सेलेक्ट कराए, जैसा कि मैं आपको बता दूं 80 से 90% स्टूडेंटों ने ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करा है अपने एग्जामिनेशन करने के लिए। ठीक है, ओपन बुक एग्जाम। तो देखिएगा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो ओपन बुक एग्जाम
स्टूडेंट ऑनलाइन देंगे उनके लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो देखिएगा फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर ये कहते हैं जो स्टूडेंट भारत के अंदर किसी भी हिस्से में रहता हो वो अपना एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम किसी भी भारत के हिस्से में रहकर दे सकता है। ठीक है, ये पहले लाइन में यहाँ पर ये लिखते हैं। नंबर सेकंड लिखते हैं कि स्टूडेंटों के लिए जरूरी है कि उनके पास लैपटॉप होना चाहिए, डेस्कटॉप हो या मोबाइल फोन हो और एनी अदर एप्रिसिएट मतलब कि डिवाइस हो, और उसके साथ साथ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। ठीक है, अच्छे का मतलब ऐसे नहीं कि जरूरी आपको वाईफाई की अच्छी स्पीड ही चाहिए, फ़ोन की स्पीड से भी हो जाएगा, जो 3G 4G आपके फ़ोन आ रहे हैं उनसे हो जाएगा। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जो जानकारी दी जाएगी, ठीक है, आपको डाउनलोड करने का, क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन अपलोड करने का, वो आपकी कनेक्टिविटी झेल ले, आपको इतना मतलब कि अपनी स्पीड रखनी है, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर कह रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा ऑनलाइन वाले, यहाँ पर कह रहे हैं जो स्टूडेंट ओपन बुक एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है जी, उन्हें PDF मोड में अपलोड करनी है अपनी आंसर शीट क्वेश्चन वाइज। ठीक है, ऐसे करनी है कि फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ऐसे नहीं मिलाना है कि थर्ड क्वेश्चन में आपने मतलब कि फोर्थ क्वेश्चन का एक पेज ऐड कर दिया। इसलिए कह रहा हूँ जो आपके बिखरे हुए पेज आते हैं ना, जो एक एक पेज आता है अलग अलग फाइल वाला, वो यूज मत करना। आप A4 साइज के आप कॉपी खरीद लेना। ठीक है, क्लासमेट वगैरह की अच्छी क्वालिटी के पेज मिल जाते हैं, ऐसे उसमें क्वालिटी से समझौता मत करना उस दौरान। तो अपनी कॉपी में आप करोगे तो आपको पेज मतलब कि बहुत फिर दिक्कत नहीं होगी सेटिंग उसमें बैठाने में। आप तुरंत अपने फ़ोन से फोटो खींचो, PDF बनाओ, सिंपल। अब देखिएगा यहाँ पर कह रहा है जब PDF बच्चों आप बनाओगे तो यहाँ पर आपकी PDF 7 MB तक होनी चाहिए। ठीक है, 7 MB से ज़्यादा नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा 7 MB से ज़्यादा होगा? क्योंकि भाई कॉलेज की वेबसाइट जो होती है या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मतलब, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट इतना सारा डाटा अपने पास मतलब कि सेव नहीं रख पाती, वो दिक्कत ना बने, इसलिए वो एक लिमिट लगा देते हैं। और आप कहोगे कि भैया कि 7 MB की लिमिट अगर ज़्यादा होगी तो घटाएंगे कैसे? तो सिंपल आपको गूगल पे सर्च करना है, वो MB आपका कन्वर्टर इन KB, इस तरह से आप सर्च कर लेना, या आप PDF रिड्यूस सर्च कर लेना, तो आपको देखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, वरना आप बता देना हमको अगर आप नहीं आपको आता है अपना PDF का साइज घटाना, और या बस इतना ही सर्च कर देना PDF साइज मतलब कि मिनिमम, तो इतने से मतलब कि आ जाएगा वो। आप इतना जब करोगे तो चीज़ें आ जाएंगी, वरना अगर नहीं भी आ रहा है तो आप हमें बता देना वीडियो के कमेंट बॉक्स में या मेल कर देना, तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे वीडियो। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं 7 MB के अंदर अंदर की आपकी आंसर शीट का जो PDF का साइज है वो होना चाहिए, इससे अलावा का जो साइज है। और यहाँ पर कह रहा है ओनली ऑन फॉर्मेट जो एक्सेप्ट करा जाएगा, PDF फॉर्मेट करा जाएगा, कोई फोटो नहीं ऐड करें। फोटो का मतलब देखिएगा PDF मोड होता है, ऐसा नहीं कि आप अपने फोटो खींचे और फोटो को अपलोड करने की सोच रहे हो, नहीं, पहले फोटो का PDF बनाओ फिर वो PDF अपलोड होगा। ठीक है जी, और आप यहाँ पर कह रहे हो फॉर्मेट विदाउट एनी पासवर्ड विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, आपको मतलब कि कोई भी अपना पासवर्ड के द्वारा, विदाउट पासवर्ड के द्वारा अपने PDF मोड में आपको पासवर्ड नहीं लगाना है। जो स्टूडेंट टेक्नोलॉजी का थोड़ा हाई यूज करते हैं उनको पता होगा कि PDF में एक पासवर्ड लगाने का ऑप्शन आता है, आपको कोई उसमें पासवर्ड नहीं लगाना है। ठीक है जी, तो विदाउट पासवर्ड आपका वो स्वीकार किया जाएगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर लिखते हैं ए सिस्टम आपका जनरेटेड एक्नोलॉजमेंट विल बी सेंड। तो देखिएगा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी पर आंसर शीट जब आप अपनी अपलोड कर दोगे अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, तो आपको एक्नोलॉजमेंट स्लिप जो है आपको ईमेल आईडी पे जनरेट कर दी जाएगी, कि मतलब कि एक आपको पास स्लिप आ जाएगी कि भाई हाँ मैंने आंसर शीट अपलोड कर दी है। उसे थोड़ा संभाल के रखिएगा, बस उस मेल वगैरह को आप कभी डिलीट ही कर दो। ठीक है जी, 5 पॉइंट यहाँ पर कहते हैं द स्टूडेंट हु हैड अपॉइंटेड फॉर रिमोट मोड शैल बी। हाँ देखिएगा यहाँ पर ये कहते हैं कि जिन स्टूडेंटों ने रिमोट मोड सिलेक्ट करा है, जो घर से अपना एग्जाम देना चाहते हैं, ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनको फिजिकल मोड अलाउ नहीं है। ठीक है, वो उन्हें फिजिकल मोड यानी कि कॉलेज में एग्जाम देने के लिए परमिशन नहीं मिलने की, इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, जिन स्टूडेंटों ने अपना ICT मोड यानी कि ऑनलाइन या रिमोट या होम मोड सिलेक्ट करा है, रिमोट मोड इसे बोलते हैं, इसका ऑफिशियल नाम रिमोट मोड ही है। ठीक है जी, और रिमोट मोड यानी कि ऑनलाइन मोड आपने होम मोड सिलेक्ट करा है, तो उन स्टूडेंटों को फिजिकल मोड की परमिशन नहीं है। ठीक है जी, अगर आप फिजिकल मोड देना चाहते हो तो आप फिजिकल सिलेक्ट करिएगा, ऑनलाइन ही देना चाहते हो तो ऑनलाइन ही सिलेक्ट करना है, इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा। वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में। ठीक है, और SOL वालों के लिए भी ऑप्शन मिलेंगे वहाँ भी। ठीक है जी, और यहाँ पर
अब देखिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ 2 ऑप्शन होते हैं, एक आपका ऑनलाइन मोड के बारे में सारी डिटेल आपको समझ में आ गई। अब कह रहा है जिन स्टूडेंटों ने फिजिकल मोड सिलेक्ट करा है उनके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। फिजिकल मोड वालों के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको राइटिंग एग्जामिनेशन में मतलब कि लिखना जब होगा तो आप अपने कॉलेज में जाओगे अकॉर्डिंग टू सिटिंग प्लानिंग, जो आपको कॉलेज आपको प्रिस्क्राइब करेगा सिटिंग प्लानिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको ढलना होगा और राइटिंग अपना मतलब कि आंसर आपको लिखने होंगे, एग्जाम आपको करना होगा। ठीक है जी। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट यहाँ पर कहते हैं द स्टूडेंट शैल बी प्रोवाइडेड आईसीटी फैसिलिटी। ठीक है, ऑनलाइन फैसिलिटीज जो है वो सारी आपको कॉलेज देगा। कॉलेज देगा आपको अपलोडिंग से लेकर डाउनलोडिंग, स्कैनिंग से आंसर सीट अपलोडिंग डाउनलोडिंग, वो सारी कॉलेज की वो है, मतलब कि कॉलेज की जिम्मेदारी है। आपको फ़ोन वगैरह से मतलब कि जो चीज़ आप इंटरनेट की टेंशन लेते थे या मान लीजिएगा आपके पास मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं है तो उन स्टूडेंटों को ही आईसीटी मोड की जो फैसिलिटी है वो कॉलेज के अंदर मिलेगी। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन वगैरह या अपना लैपटॉप वगैरह। ठीक है जी, आप जाइएगा। लेकिन कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट फिजिकल मोड, मतलब कि फिजिकल मोड ही आपको बता रहा हूं, तो फिजिकल मोड जिन स्टूडेंटों ने अपना सिलेक्ट करा है उन स्टूडेंटों को अपने घर से एक चीज जरूर लानी है, मतलब कि पेन, और पेन के साथ जी अपना A4 साइज के पेपर्स। ठीक है जी, A4 साइज के अपने पेपर्स आपको घर से लेकर चलने हैं, इस बात का विशेष कर ध्यान रखिएगा। A4 साइज के पेपर, और जब पेन अपना आंसर लिख दोगे तो आपको PDF बनाने के लिए आपको अपने कॉलेज वाले सर को दे देना है, कॉलेज के अंदर जो आपके प्रोफेसर बैठे रहेंगे उनको दे दोगे, वो आपका खुद संभाल लेंगे, खुद अपलोड कर देंगे, आपको फिर टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है जी, ये उन बच्चों के लिए जो दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वो इसका यूज करते हैं, जहाँ तक मेरे समझ में आता है। ठीक है जी। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, ऐसे भी भाई बहन हैं जो हो सकता है वो इस वीडियो को भी ना देख रहे होंगे, आपके होते हैं उनके पास फ़ोन वगैरह भी नहीं है, यूट्यूब की फैसिलिटी, तो वो कॉलेज में ही अपना मोड सेलेक्ट करवाएंगे क्योंकि साइबर कैफ़े वाले के पास वो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर देखिएगा थर्ड के बाद यानी कि फोर्थ पॉइंट यहाँ पर कहते हैं, थर्ड पॉइंट समझ में आ गया आपको, कॉलेज में अगर फिजिकल मोड आपने सेलेक्ट कराया तो A4 साइज की आपको सीट अपनी राइटिंग आंसर लिखने के लिए लेकर जानी है। ठीक है, पेन के साथ। और यहाँ पर 4 पॉइंट यहाँ पर कहते हैं जिन स्टूडेंटों ने फिजिकल मोड अपना सिलेक्ट करा है वो स्टूडेंट रिमोट मोड दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है जी। लेकिन जिन स्टूडेंटों ने ऑनलाइन मोड सिलेक्ट कर लिया वो फिजिकल मोड नहीं दे सकते, लेकिन जिन्होंने फिजिकल मोड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, वो अपना ऑनलाइन मोड दे सकते हैं अगर उनकी इच्छा है तो। ठीक है जी। यानी कि मान लीजिएगा फिजिकल मोड वो एक अपना एग्जाम दिया है, अब कह रहे हैं यार मामला बिगड़ गया भाई साहब, मैं नहीं देना चाह रहा। ठीक है, देखिएगा मैं आपको बता दूं ऑनलाइन मोड में क्या है कि ओपन बुक एग्जाम है। ऑनलाइन मोड में आपको ज़्यादा सुविधा मिलेगी टीचर्स के सामने अपना, मतलब कि आप कॉपी वगैरह आप खोलोगे तो थोड़ा सा आपको अपना मतलब कि सही तरह से कंफर्ट नहीं होते हो। अगर आप घर से करते हो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत वगैरह होती है इस कोरोना में, आपकी पढ़ाई आपको पता ही होगा आपकी कैसी चली है, हो सकता है बहुत बच्चों की अच्छी चल गई होगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ले नहीं पाते हैं रेगुलर क्लासेस। खैर छोड़िएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पर एक नोट करके कह रहा है, आप इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। कह रहा आंसर सीट जब आप अपलोड कर दोगे, सबमिट कर दोगे जब ओपन बुक एग्जामिनेशन के पोर्टल पे अपनी आंसर सीट, उसके साथ फिर आपको कोई मजे नहीं लेने अपनी वेबसाइट के साथ। ठीक है, कभी आप सोचो कि भाई उसमें बटन दबा रहे हो, आपका सबमिट हो गया, अब बस शांति के दान दो। अब उसमें कोई बटन ज़्यादा फालतू की चीज़ देखने की, छेड़छाड़ मजे लेने की, उससे कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। नोट में बस यही कहना चाह रहा है। ठीक है जी। 12वां पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि आप जो है सबमिशन जब करोगे अपनी आंसर स्क्रिप्ट, तो आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए जो वेबसाइट है वो ये दे रखी है इन्होंने। तो आपको इस वेबसाइट का जो लिंक है, मैं आपको डायरेक्ट लिंक निकाल के आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसका लिंक को आपको ध्यान रखना है, HTTPS आपके ये $, और आपका / एंड ove.du.ac.in, तो आपको पहचान कर लेनी है। ठीक है, पढ़ाई तो नहीं जाएगी, ये क्लिक भी नहीं होगी, अब वीडियो देख रहे हो क्योंकि, लेकिन आपको पहचान कर लेनी है कि HTTPS और / से पहले आपके 2 और उससे आगे कह रहा है ove.du.ac.in, तो आपको वेबसाइट की पहचान जरूर करनी है। ठीक है, ये इसलिए कहते हैं कि भाई आप दूसरी वेबसाइट वगैरह पे या कोई दूसरी वेबसाइट वगैरह पे आप अपलोड ना कर दो गलती से, तो इसलिए इतना ध्यान से ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है जी। 13वां पॉइंट देखिएगा, 13वां पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। कह रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर में भी अवेलेबल ऑन OBE पोर्टल बिग बिफोर में।
तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहे हैं कि आपका जब एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जो फाइनल डेट शीट आएगी उसके अकॉर्डिंग जब आपका एग्जामिनेशन बैठेगा जिस तारीख को, तो उसके एक हफ्ते पहले आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन का मॉक टेस्ट देने के लिए आपको कॉलेज अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे देखने के लिए मिल जाएगा। आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट वही बच्चा लगाए मेरे हिसाब से जिनको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वरना आप इसे मतलब कि इससे वो भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक है आप दे देना, अपने एक एग्जाम तो दे देना मॉक टेस्ट, आपको थोड़ा सहूलियत हो जाएगी कि कैसे देना है, ठीक है। आपको टूल्स वगैरह समझ में आएंगे जाएंगे, एप्लीकेशंस वगैरह का कैसे यूज करना है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग स्कैनिंग वगैरह कैसे करनी है। 14वें पॉइंट में यहाँ पर कहते हैं, ठीक है जी, लास्ट पॉइंट है, कहने की ओपन बुक एग्जामिनेशन का जो पोर्टल है उसकी जो डेट शीट है वो आपको नोटिफिकेशन जो है रिलीज एग्जामिनेशन ब्रांच की तरफ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहे हैं द एक्सेस व्यू ऑफ क्वेश्चन पेपर ओपन बुक एग्जामिनेशन पोर्टल भी अवेलेबल एज पर द रेस्पेक्टिव डेट शीट। तो देखिएगा यहाँ पर जो है एक नोट से पहले ये 14वां जो पॉइंट है यहाँ पर ये कह रहे हैं, मैं इसे दोबारा पढ़ रहा हूँ उसके लिए सॉरी, क्यों थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। तो देखिएगा यहाँ पर ये कह रहे हैं द एक्सेस व्यू ऑफ क्वेश्चन पेपर ओवीई पोर्टल शैल बी मेड अवेलेबल। कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर आपको जो है ओपन बुक एग्जामिनेशन का जो पोर्टल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपको वहीं मिलेगा, प्रत्येक स्टूडेंटों का वहीं होगा, और जो भी आपने मोड सेलेक्ट करा है उस पर ही अवेलेबल होगा। अगर आपने फिजिकल मोड सेलेक्ट करा है तो आपको कॉलेज वाले खुद देंगे आप अपनी तरफ से, ठीक है। ऑनलाइन मोड आपने अगर सेलेक्ट करा है यानी कि रिमोट मोड, तो आपको अपने वेबसाइट पर ही ओपन पोर्टल पर आपको मिलेगा। नोट में यहाँ पर देखिएगा आपको पॉइंट देखने के लिए मिलने कह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन इन्होंने डाला है, यानी कि एक चीज़ डाली है कि अगर जो भी कुछ अपडेट आएगी तो आपको पता लग जाएगा, तो आप साइन इन कर लीजिएगा। अब ये जब भी मतलब कि कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो ऑथेंटिक आपको जानकारी मिल जाए। तो देखिएगा ये इसको लेकर आपको ज़्यादा वो नहीं सोचना है, यहाँ पर सीधा सीधा बस यही है कि आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये अगला पॉइंट कहते हैं कि जो जितने भी गाइडलाइंस वगैरह हैं वो 3rd सेमेस्टर की और आपकी 5th सेमेस्टर की और हमारी 7th सेमेस्टर की, और जो ER दे रहे हैं उनके लिए गाइडलाइंस थी, ठीक है, उन सभी को फॉलो करनी है। और सभी SOL के स्टूडेंट, NC वेब के और रेगुलर कॉलेज के जो 2020 और 21 के स्टूडेंट हैं उन पर ये दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस ओपन बुक एग्जाम की लागू होंगी। किसी भी ऑफिशियल अपडेट के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा आने वाली अपडेट के लिए, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हो रियली में, ठीक है, आपको नहीं पता तो आपको इस वीडियो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मॉक टेस्ट की वीडियो के लिए। तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त।